हेलो डियर, अगर आप कोई भी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, कोई भी पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं, कोई भी आप मेडिकल सेक्टर में है, ठीक है, तो आपको जो आज हम वीडियो देने वाले हैं, ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। यहाँ से आपके कोई भी आप एक कंपटीशन में बैठे या एकेडमिक एग्ज़ाम में बैठे, जैसे जीएनएम हो, एएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो या एमबीबीएस हो, तमाम तरीके के एग्ज़ाम में या तमाम तरीके के जो है चीज़ें जो है आपके यूजेज ये आएंगे ही आएंगे। हम आज देखने वाले हैं 30 ऐसे टर्मिनोलॉजी, 30 ऐसे शब्दावली जो आपके मेडिकल सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम के लिए या आपके काम करने में भी ये उपयोग आएगा। समझ गए कैसे? तो जो है आप जान पाएंगे मेडिकल भाषाओं को, मेडिकल लिखे वर्ड को जान पाएंगे अगर आप ये वीडियो देखते हैं। ठीक है, जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, तो आप समझेंगे खुद से कि हाँ, हमने बहुत सारे चीज़ों के बारे में जाना। बहुत लोग आप लोग जो है इसके बारे में जान रहे होंगे। ठीक है, तो आप कोई भी नर्सिंग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, या नर्सिंग ऑफिसर है, या नया कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, या फिर जो है स्टाफ नर्स का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में जो नॉर्मली जीएनएम में अभी पढ़ रहे हैं, या जो एएनएम में पढ़ रहे हैं, या जो बीएससी नर्सिंग में पढ़ रहे हैं, उनको भी ये क्लास के एग्ज़ाम जो होगा उसमें जो है ये पूछा जाता है। ठीक है, यानी सबके लिए ये महत्वपूर्ण है मेडिकल क्षेत्र में। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, हाइपोक्सिया क्या होता है? पहला प्रश्न है सामने में, हाइपोक्सिया का मतलब क्या है? कहीं भी अगर हाइपोक्सिया लिखा हुआ दिखे, समझ लीजिए कि शरीर का जो टिश्यू है, जो ऊतक है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि शरीर हमारा जो है ऊतकों से मिलकर ही जो है निर्माण हुआ है। ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू से एक दूसरे से कनेक्ट होकर, समझ गए। तो जो शरीर का टिश्यू है उसमें ऑक्सीजन का डिफिशियंसी यानी कमना क्या कहलाता है? हाइपोक्सिया कहलाता है। यानी शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का कमी ही हाइपोक्सिया कहलाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब एक आपके सामने एक वर्ड आएगा, हाइपोक्सेमिया क्या होता है? अभी ऊपर हम लोग देखें हाइपोक्सिया, जिसमें ऊतक में ऑक्सीजन का कमी था। ठीक है ना, क्योंकि हाइपो मतलब होता ही है कम, हाइपो आ जाएगा तो कम होगा, और यहीं पे अगर आपका हाइपर रहेगा तो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। समझ गए? हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है और हाइपो का मतलब कम होता है। तो ये दोनों में से कोई भी अगर किसी वर्ड के आगे लगा हो, समझ जाइएगा कि हाइपर लगा रहेगा तो ज़्यादा, और हाइपो लगा रहेगा तो कम। समझ गए? तो दोनों में तो हाइपो ही है, यहाँ भी कम है, वहाँ भी कम था। ठीक है, और हाइपो मतलब कम, और ऑक्सिया था, तो ऑक्सिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन। समझ गए? ऑक्सीजन का कमना। समझ गए? यहाँ पे देखिएगा कि हाइपो भी है, ऑक्सी भी है, और एमिया भी है। यानी आप लोग जानते हैं एनीमिया मतलब क्या होता है? एनीमिया मतलब क्या होता है? तो एनीमिया मतलब होता है रक्त का कमी। समझ गए? रक्त का कमी शरीर में। समझ गए? तो ये हाइपोऑक्सिया भी जो होता है ना, यह ऑक्सीजन में जो होता है, आप लोग जानते हैं कि ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन का कमना ही जो है हाइपोएक्सेमिया कहलाता है। समझ गए? ब्लड में ऑक्सीजन का कमी, समझ रहे हैं ना, जब तक आपके ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आपके शरीर को ऑक्सीजन, शरीर के प्रत्येक ऑर्गेन को ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपका टिश्यू क्या होगा? मरने लगेगा। समझ गए? तो ब्लड में ऑक्सीजन का कमी क्या कहलाता है? ब्लड में ऑक्सीजन का कमी हाइपोक्सेमिया कहलाता है, और ऊतकों में ऑक्सीजन का कमी क्या कहलाता है? हाइपोक्सिया कहलाता है। समझ गए? चलिए अब ये समझ गए। अब देखिए मेलिना क्या होता है? आपके सामने मेलिना आएगा, मेलिना लिखा रहेगा, तो मेलिना का मतलब होता है कि डार्क ब्लैक कलर का स्टूल। समझ गए? मतलब ये जो होता है मेलिना, यह मेडिकल वर्ड है, इसका मतलब होता है कि डार्क ब्लैक कलर का स्टूल मल होता है। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्पोनिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें आप लोग समझिए कि जहाँ भी ये पोनिया आपको लास्ट में पीनिया देखने को मिलेगा, समझ जाइएगा कि यह श्वसन से संबंधित है। चाहे आपका वो डिस्पेनिया हो, चाहे वो आपका टेकीपेनिया हो, चाहे वो आपका ब्रेडीपाइनिया हो। समझ गए? पेनिया से संबंधित जहाँ भी आ जाएगा, समझ जाइएगा श्वसन से संबंधित है। समझ गए? अब आपको समझना है कि ब्रेडीपेनिया, टेकीपेनिया, डिस्पेनिया क्या होता है। तो देखिए, डी फॉर डिफिकल्ट, याद रखने का टेक्निक है कि डी फॉर डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट मतलब कठिनाइयाँ। तो यहाँ भी पेनिया है, यानी श्वसन में कठिनाई, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, क्या चीज़? श्वसन में कठिनाई को ही डिस्पोनिया बोलते हैं। समझ गए? तो डिस्पेनिया जहाँ भी रहेगा, समझ जाइएगा कि डी फॉर डिफिकल्ट, और उसके बाद पोनिया है, तो पेनिया मीन्स श्वसन, मतलब श्वसन में कठिनाई, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। समझ गए? चलिए
ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही चीज़ें है, डिस्फेजिया है, समझ गए, डिस्फेजिया। तो डी फॉर डिफिकल्ट और फेजिया का मतलब है कि निगलना, समझ गए, यानी निगलने में कठिनाई होने को हम लोग डिस्फेजिया बोलते हैं, समझ गए। तो ये जो चीज़ जहाँ भी आगे डी लगा रहेगा तो समझिएगा कहीं ना कहीं उस चीज़ को डिफ़िकल्ट को बता रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे डिस और फेजिया है, समझ गए। तो फेजिया मतलब निगलना और डी मतलब डिस मतलब कठिनाई, समझ गए। तो यहीं पे देखिए कि क्या है, डिफ़िकल्ट इन स्वेलिंग, डिफ़िकल्ट इन स्वेलोइंग, समझ गए, डिफ़िकल्ट इन स्वेलोइंग, समझ गए, यानी निगलने में कठिनाइयाँ, समझ गए। चलिए ये चीज़ हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखिए एनोरेक्सिया, आपको डॉक्टर क्या करते हैं, एक तीर के निशान ऐसे लिखते हैं और एक तीर के निशान ऐसे लिखते हैं। डॉक्टर को जब आप लोग प्रिस्क्रिप्शन ध्यान को देखिएगा तो क्या करते हैं कि डॉक्टर वहाँ पे जो है क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एपीटाइट, और तीर के निशान ये बताता है कि ये लॉस हो रहा है, मतलब ये कम रहा है, भूख का कमी हो रहा है, समझ गए। तो ये डॉक्टर शॉर्ट में लॉस नहीं लिखकर सीधा तीर के नीचे लिख करते हैं और जो है एपेटाइट लिख देते हैं, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख में कमी को एनोरेक्सिया बोलते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एजोटेमिया है, क्या है, एजोटेमिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में अनेक प्रकार के जो है क्या होते हैं, जो ब्लड सीरम होता है उसमें अनेक प्रकार के तत्व होते हैं, अनेक प्रकार के जो है कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, ठीक है ना, अनेक प्रकार के सीरम में जो है मौजूद होता है, ठीक है, ब्लड के सीरम में। अब ये जो सीरम होता है तो उसी ब्लड में नाइट्रोजन की सबस्टांस की मात्रा बढ़ जाने को एजोटेमिया बोलते हैं, ठीक है ना। हाई देखिए, सोडियम भी बढ़ता है, कैल्शियम भी बढ़ता है, ठीक है ना, पोटेशियम भी बढ़ता है, सब घटता बढ़ता है और ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंतर्गत आता है, घटना बढ़ना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। सबका एक मात्रा है, जो मात्रा के अंतर्गत अगर उस अंदर में है उसका लेवल तो सही है, वरना अगर ब्लड में इसका मात्रा बढ़ गया किसी भी तत्व का तो फिर जो है दिक्कत होता है, या बहुत ज़्यादा कम भी जाएगा तो दिक्कत होता है, समझ गए। तो एजोटेमिया क्या होता है, ब्लड में नाइट्रोजन की सबस्टांस की मात्रा बढ़ जाना, यानी कहीं भी एजोटेमिया लिखा देखिएगा तो समझिएगा ओ एजोटेमिया मतलब नाइट्रोजन सबस्टांस की संख्या जो है यहाँ पे मात्रा बढ़ा है ब्लड में, समझ गए। चलिए अब यहाँ आपको एक समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से हम लोग पेनिया वाला देखे हैं तो उसमें से आपको यूरिया भी समझना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है पाई यूरिया, क्या दिया हुआ है, पाई यूरिया। अब आपके सामने दिया रहेगा डिस यूरिया, क्या दिया रहेगा, डिस यूरिया, समझ गए, डाइस यूरिया दिया रहेगा, या आपके सामने पाई यूरिया दिया है, या इसके सामने दिया रहेगा आप सभी को क्या चीज़, पॉली यूरिया, आपके सामने दिया रहेगा पॉली यूरिया, समझ गए, पॉली यूरिया, या दिया रहेगा ए नूरिया, समझ गए। ये सब यूरिया से रिलेटेड वर्ड है। अब देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, पायूरिया है तो पायूरिया का मतलब होता है कि यूरिन में पस की मौजूदगी को पायूरिया कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर यूरिन अपना डिस्चार्ज कर रहा है तो यूरिन जब वो डिस्चार्ज करेगा तो उस यूरिन में अगर उसका पस साथ में आएगा, यूरिन के साथ में पीव जिसको मवाद बोलते हैं वो अगर आएगा तो समझेंगे इसे जो है पायूरिया है, समझ गए, क्या है, इसको पायूरिया है, समझ गए। लेकिन किसी व्यक्ति को मूत्र डिस्चार्ज करने में ही कठिनाई हो, मूत्र निकालने में ही कठिनाई हो, दर्द हो, तो उसे जो है हम लोग बोलते हैं डाइसूरिया। चूँकि हम लोग ऊपर देखे हैं डी फॉर डिफ़िकल्ट, ध्यान में रखना है, और उसके बाद क्या है, यूरिया है, डाइस के बाद यूरिया है, डाइसूरिया। तो डी फॉर डिफ़िकल्ट और यूरिया मतलब यूरिन, यानी यूरिन करने में कठिनाइयाँ होना, दर्द होना डाइसूरिया कहलाता है, समझ गए। चलिए ये चीज़ समझ गए। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया का मतलब होता है, पॉली मतलब आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, पॉलीथीन बहुलक होता है, तो पॉली का मतलब होता है बहु, मतलब बहुत, और यूरिया का मतलब यूरिन, यानी बहुत मूत्र, मतलब किसी व्यक्ति को अगर मूत्र बहुत निकलेगा तो उससे जो है हम लोग पॉलीयूरिया कहेंगे, समझ गए। चलिए अगर किसी को मूत्र बिल्कुल नहीं निकलेगा, यानी यूरिन का अब्सेंस रहेगा, नहीं निकलेगा, तो उससे जो है हम लोग एनुरिया बोलेंगे, यानी शून्य, मूत्र का मात्रा शून्य, उससे जो है हम लोग एनुरिया बोलते हैं, समझ गए। क्या समझे, पायूरिया का मतलब पी फॉर पस और यू फॉर यूरिया, यानी पायूरिया का मतलब है कि यूरिन में पस को हम लोग पायूरिया बोलते हैं। डाइसूरिया का मतलब है डी फॉर डिफ़िकल्ट और यू फॉर यूरिया, मतलब यूरिन करने में डिफ़िकल्ट कठिनाइयाँ
या दर्द होना डायसूरिया। ओके, बहुत ज़्यादा मूत्र निकलना, बहुत ज़्यादा मूत्र विसर्जित होना पॉलीयूरिया होगा। ठीक है, मूत्र बिल्कुल नहीं निकलना, अब्सेंस होना, उसे हम लोग बोलते हैं ये न्यूरिया। समझ गए। और एक शब्द और आता है ओलीगुरिया होता है, एक शब्द और आता है ओलीगुरिया होता है। समझ गए, ओलीगुरिया होता है, जिसका मतलब होता है, समझ गए, कि मूत्र होगा लेकिन हल्का फल्का होगा। समझ गए, इसमें मूत्र अनुपस्थित नहीं रहेगा, हल्का फल्का होगा, तो इसे जो है हम लोग ओलीगुरिया बोलते हैं। समझ गए, ओल्गी यूरिया बोलते हैं। ओके, समझ गए ना। तो यूरिया से संबंधित क्वेश्चन अगर आएगा तो समझ गए। चलिए देखिए वही चीज़ सामने आ गया, डायसूरिया। डायसूरिया, डी फॉर डिफिकल्ट, डी फॉर यूरिया, मतलब मूत्र त्याग करते समय पेन होगा, दर्द होगा, डिफिकल्ट होगा, पेनफुल मिक्ट्यूरेशन होगा, तो इससे जो है हम लोग डायसूरिया कहते हैं। ठीक है, यूरिया से संबंधित मैं बता चुका हूँ, आपको दिक्कत की सामना नहीं करना है। ठीक है, चलिए एक आता है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया का मतलब होता है कि बॉडी के एक साइड में पैरालिसिस हो जाना, यानी लकवा हो जाने को जो है हम लोग हेमीप्लेजिया कहते हैं। हेमी का मतलब आधा, प्लेजिया का मतलब होता है कि शरीर के पैरालाइज होना। समझ गए, यानी शरीर के आधे भाग को पैरालाइज्ड हो जाना क्या कहलाता है, हेमीप्लेजिया कहलाता है। जैसे व्यक्ति है, समझ गए, ए व्यक्ति है, समझ गए ना। अब ए सर से लेकर यहाँ ए वाला भाग, इस साइड का भाग या इस साइड का भाग, कोई एक साइड जो है अगर प्रभावित हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा, लकवाग्रस्त हो जाएगा, तो उसे हेमीप्लेजिया कहते हैं। ठीक है, साइनोसिस नहीं कहते हैं, गलत लिखा है। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हेमीपेरेसिस है, वो था हेमीप्लेजिया। समझ गए, ये है हेमीपेरेसिस। समझ गए ना। अब हेमीपेरेसिस का मतलब होता है कि बॉडी के किसी एक भाग में क्या होना, वीकनेस आ जाना, मसल्स का, मांसपेशियों का वीकनेस आ जाना शरीर के किसी एक भाग में। समझ गए, हेमीप्लेजिया मतलब शरीर के आधे आधे भाग में लकवाग्रस्त हो जाना, पैरालाइज्ड हो जाना, हेमीप्लेजिया। लेकिन हेमीपेरेसिस का मतलब है कि बॉडी के एक साइड की वीकनेस, मतलब शरीर में एक साइड से जो है क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा। यहाँ पे वीकनेस है लेकिन वहाँ पे प्लेजिया फॉर पैरालिसिस। समझ गए, यहाँ पे पेरेसिस मतलब वीकनेस, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, याद रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शरीर के एक साइड में वीकनेस होगा, समझ गए, और वहाँ पे एक साइड में पैरालाइज्ड हो जाता है। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, एक है डिसअर्थिया। क्या है, डिसअर्थिया। अब किसी को अगर डिसअर्थिया का होता है तो डिसअर्थिया का मतलब होता है, डिसअर्थिया का मतलब होता है कि बोलने में परेशानी, अर्थ लगाने में परेशानी। समझ गए, ये सिंपल समझिए। डी फॉर डिफिकल्ट और अर्थिया मतलब अर्थ लगाना, मतलब अर्थ लगाना का मतलब क्या, कि बोलने में परेशानी होना, यानी डिसअर्थिया का मतलब होता है कि स्पीकिंग में परेशानी। समझ गए, तो ये जो है आपका होता है डिसअर्थिया, जो कि बोलने में परेशानी से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, एग्नोसिया है। एग्नोसिया, अगर आपके सामने डॉक्टर किसी के पर्ची पर एग्नोसिया लिखता है, एग्नोसिया लिखता है, तो समझ जाइएगा कि एग्नोसिया का मतलब है कि व्यक्ति किसी को पहचान नहीं पा रहा है, व्यक्ति किसी भी वस्तु या चीज़ को जो है पहचान करने में असमर्थ है, यानी उसे एग्नोसिया हुआ है। समझ गए, तो ये हो गया एग्नोसिया। एग्नोसिया वाले पीड़ित को जो है ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं कर पाता है। ओके, समझ गए। चलिए अब आता है आपका साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है मेरे दोस्त, साइनोसिस का मतलब होता है कि बॉडी में, साइनोसिस मतलब बॉडी में ऑक्सीजन के कमी से बॉडी जो है नीला पड़ जाना, उसी को हम लोग साइनोसिस बोलते हैं। ठीक है ना। साइनोसिस क्या होता है कि ऑक्सीजन के कमी, शरीर में, बॉडी में ऑक्सीजन के कमी से ब्लूस हो जाना, मतलब नीला पड़ जाना, उसी को हम लोग साइनोसिस बोलते हैं। ओके, समझ गए। चलिए हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है साथियों। हाइपरटेंशन जो होता है, उच्च रक्तचाप, उसमें जो मैं बता दूं, एक होता है आपका सिस्टोलिक और एक होता है आपका डायसिस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक होता है 120, डायसिस्टोलिक होता है आपका कितना, 80। समझ गए। इससे अगर नीचे वाला से अगर 90, इसको सीमा एक 90 रखा गया है, ये तो नॉर्मल होता है। समझ गए, लेकिन एक सीमा रखा गया है कि 90 तक अगर किसी को होगा तो ठीक ठाक है, कंट्रोल किया जा सकता है। 120 वाले को 140 किया गया है कि 140 सिस्टोलिक अगर 140 है और डायसिस्टोलिक नीचे वाला अगर 90 है, तो इतना तक चल सकता है किसी का भी हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। समझ गए। इसके बाद अगर किसी को शो हो रहा है 145, 150, 160, 170, समझ गए, नीचे वाला 100, 95, 105, तो फिर जो है उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर जो है उसे उच्च रक्तचाप का
जो है संकेत कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हाइपरटेंशन होता है 140 mm ऑफ Hg ऊपर वाला होता है, ठीक है, इससे अधिक होगा। और जो नीचे वाला डायसिस्टोलिक है इसमें 90 mm ऑफ Hg से अधिक होगा तो व्यक्ति में हाइपरटेंशन आता है, समझ गए, उच्च रक्तचाप आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाइपरनेट्रेमिया। मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हाइपर रहेगा तो ज़्यादा और हाइपो रहेगा तो कम, समझ गए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, यहाँ पे Na दिया हुआ है, कुछ समझ रहे हैं। Na मतलब क्या होता है, तो Na मतलब होता है सोडियम मेरे दोस्त, एडियम सोडियम होता है, समझ गए, क्या होता है, सोडियम होता है, सोडियम का संकेत Na होता है, समझ गए। तो यहाँ पे समझिए हाइपर है, हाइपर मतलब ज़्यादा, और Na मतलब सोडियम, सोडियम का मात्रा बढ़ जाने को हम लोग हाइपरनेट्रेमिया बोलते हैं मेडिकल के भाषा में। अगर किसी के ब्लड सीरम में अगर लेवल नेट्रेमिया सोडियम का बढ़ जाता है तो उसे हाइपरनेट्रेमिया कहते हैं। फिर व्यक्ति को जो है परेशानी होता है किसका, हृदय रोग का, ब्लड प्रेशर का, समझ गए। तो सीरम सोडियम लेवल कितना होना चाहिए, 135 से लेकर 145 तक है, यानी 135 से 45 mmEq प्रति लीटर से अगर अधिक हो जाता है तो उसे हाइपरनेट्रेमिया कहते हैं। और 135 से कम हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं, समझ गए, दोनों समझ गए। चलिए मेरा इतना समझाने का यही मकसद है ताकि आप अच्छे से समझ सके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो मैं ऊपर ही बता दिया कि 135 mmEq प्रति लीटर से अगर कम होगा तो उसे जो है हम लोग हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं। कमना मतलब हाइपो और बढ़ना मतलब हाइपर, समझ गए। और सोडियम है तो नेट्रेमिया, ठीक है ना। यहीं पर अगर कैल्शियम रहता तो यहाँ पे क्या रहता आपका, कैल्सेमिया रहता, ऐसे लिखा रहता कैल्सेमिया, कैल्सेमिया, ठीक है ना। और यहाँ पे रहता हाइपर या हाइपो, कैल्सेमिया मतलब Ca होता है और कैल्सेमिया मतलब कैल्शियम। तो इस प्रकार से चीज़ को दिमाग लगा के समझने वाला होता है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे फिर से आ गया साथियों, ए जो है दिया हुआ गलत है, ऊपर वाले को ही यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ को मैं बता दूं, एपनिया, एपनिया का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, चाहे डिस्पेनिया हो, चाहे एपनिया हो, चाहे ब्रेडीपेनिया हो, चाहे टेकीपेनिया हो, ठीक है। तो देखिए एपनिया का मतलब होता है कि ए फॉर अब्सेंस, और पेनिया का मतलब ऊपर ही समझा चुके हैं, श्वसन। तो ए फॉर अब्सेंस मतलब श्वसन का अनुपस्थित होना एपनिया कहलाता है। मतलब किसी व्यक्ति में श्वसन चल रहा है अचानक से बंद हो गया, तो बंद हो गया मतलब श्वसन क्या हो गया, शून्य हो गया, श्वसन बंद हो गया, तो उसे ही हम लोग एपनिया बोलते हैं, श्वसन के अनुपस्थित को, समझ गए। तो ये एपनिया हो गया, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आता है टेकीपेनिया, टेकीपोनिया। देखिए टी फोर क्या होता है, तीव्र, और पेनिया मतलब क्या होता है, श्वसन, मतलब तीव्र श्वसन। तो जब रिस्पायरेशन रेट समान से अधिक हो जाता है मतलब तीव्र हो जाएगा तो उसे हम लोग टेकीपेनिया बोलते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे आता है ब्रेडीपेनिया। ब्रेडीपेनिया का मतलब है, पेनिया मतलब श्वसन और ब्रेडी मतलब मंद, समझ गए ना, मतलब लो। तो किसी का अगर श्वसन दर समान से भी कम हो जाए, नॉर्मल से भी कम हो जाए, नॉर्मल श्वसन दर कितना होता है जानते हैं, 16 से 20 होता है ना श्वसन दर नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल श्वसन दर अगर 16 से 20 है तो नॉर्मल से भी अगर कम हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मंद श्वसन, ब्रेडीपेनिया बोलेंगे। ओके, चीज़ को समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा हाइपरपैरेक्सिया। देखिए पायरेक्सिया का मतलब होता है बुखार, पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है, बुखार। मतलब नॉर्मल से जब टेम्परेचर शरीर में बढ़ जाता है तो बुखार ही होता है, ठीक है ना। नॉर्मल कितना है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इससे बढ़ने का मतलब कितना है, 99 या इससे अधिक जब शरीर को तापमान होता है तो बुखार की अवस्था होता है, समझ गए। और बुखार को मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हाइपरपैरेक्सिया मतलब बुखार में भी बुखार, मतलब तापमान बढ़ा है उसमें भी ज़्यादा, तो उसमें भी ज़्यादा मतलब 105 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा जिसका शरीर के तापमान हो जाता है तो वैसे बुखार को हाइपरपैरेक्सिया मतलब अति ज्वर बोलते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा, मतलब अति, और पायरेक्सिया मतलब बुखार या ज्वर। तो हाइपरपैरेक्सिया 105 फ़ारेनहाइट से अधिक के तापमान को कहते हैं। ओके, चलिए
अब यहाँ पे देखिए उसी चीज़ को मैंने पायरेक्सिया में बताया है। तो पायरेक्सिया जो होता है वो होता है बुखार, नॉर्मल बुखार, जो कि नॉर्मल बुखार कब होता है, नॉर्मल टेम्परेचर से जब अधिक हो जाता है तापमान, चाहे वो 99 हो, 100 हो, 101 हो, 102 हो, तो इसे जो है हम लोग पायरेक्सिया कहते हैं, यानी बुखार आ गया। तो पायरेक्सिया जो है 99 फ़ारेनहाइट से जब अधिक का तापमान हो जाता है तो उसे जो है हम लोग पायरेक्सिया बोलते हैं। समझ गए? चलिए ये चीज़ समझ गए? ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, क्या देखते हैं? प्रोडक्टिव कफ। ओके, चलिए। खांसी के साथ जो है स्पुटम आना, मतलब बलगम आना, खांस रहे हैं, खांसी हो रहा है, ठीक है ना, और उसमें जो है स्पुटम आ गया, मतलब कफ इन स्पुटम इन कफ, मतलब खांसी के साथ जो है स्पुटम आ गया तो उसे जो है हम लोग प्रोडक्टिव कफ कहेंगे। मतलब जो कफ है वो प्रोडक्ट कर रहा है, किस चीज़ का प्रोडक्ट कर रहा है? तो स्पुटम का, बलगम का। तो ये जो हो जाता है कि खांसी के साथ स्पुटम आने को प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। ओके, चलिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वीजिंग है। वीजिंग होता है कि जब व्यक्ति श्वसन करता है उस दौरान जो घरघराहट की आवाज़ आता है तो उसे जो हम लोग वीजिंग कहते हैं। अब आप लोग देखते हैं कि जब कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है तो उसके जो श्वास नली होता है तो उसमें कफ जमने लगता है, उसके कफ जम जाता है, श्वास नली पूरा खुला हुआ उसका नहीं रहता है, ठीक है, बलगम जमने लगता है उसमें। तो इस दौरान जो है उसके श्वसन दौरान घरघराहट का आवाज़ आता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे जो है वीजिंग कहा जाता है। समझ गए? यानी घरघराहट के आवाज़ आना रिस्पायरेशन में वीजिंग कहता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिएगा एम्फाइसमा है। देखिए एक होता है एम्पाइमा और एक होता है एम्फाइसमा। तो जिसमें एस लगा होगा एम्फाइसमा, मतलब एस लगा होगा, समझ जाइएगा कि वो जो है लंग के, मतलब फेफड़ा के जो एल्वोली होता है, जो वायु कोष्ठक होता है, जहाँ पे श्वास लेने के बाद जो एयर जमा होता है, वहाँ पे जो है अधिक जमाव हो जाना, वायु का अधिक जमाव हो जाना, विस्तारित हो जाना, जिससे क्या कहलाता है? एम्फाइसमा कहलाता है। समझ गए? जैसे एयर आया लंग में और लंग में जो एल्वोली है वो वायु को क्या किया? स्टोर करता है। अब वहाँ वायु क्षमता से अधिक स्टोर हो जाने से लंग क्या होता है? एल्वोली जो होता है वह क्या होता है? विस्तार हो जाता है, विस्तारित हो जाता है, जिसे हम लोग एम्फाइसमा कहते हैं। यह वायु के अधिक होने से होता है। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे है क्वाड्रिप्लेजिया। देखिए हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया। ठीक है, देखिए हेमीप्लेजिया समझ चुके हैं कि शरीर के आधे आधे भाग को आधे भाग में पैरालाइज्ड होना, मतलब क्या चीज़? कि वो हेमीप्लेजिया है। क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब है कि शरीर के चार अंगों में पैरालाइज होना क्वाड्रिप्लेजिया कहलाता है। क्वाड्री का मतलब ही जानते हैं कि क्वाड्री का जो मतलब होता है वह क्या होता है? चतुर्थांश होता है। क्या होता है? चतुर्थांश होता है क्वाड्री का मतलब। तो क्वाड्री का मतलब जो चतुर्थांश होता है, तो चतुर्थ मतलब चार, समझ गए ना? तो ये क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब ही है कि चारों अंग में, लिम्स मतलब अंग होता है, सभी चारों अंग में पैरालाइज होना। समझ गए? ये जो है आपका क्वाड्रिप्लेजिया कहलाता है। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देखिएगा पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया का मतलब होता है कि शरीर के नीचे वाले अंग में पैरालाइज मारना या लकवा मारना पैराप्लेजिया कहलाता है। पैराप्लेजिया का मतलब है कि शरीर के निचले अंगों में जो है पैरालाइज्ड मारना पैराप्लेजिया। हेमीप्लेजिया शरीर के आधे भाग को पैरालाइज्ड करना, ठीक है। उसी प्रकार से क्वाड्रिप्लेजिया मतलब शरीर के चारों अंगों को पैरालाइज्ड करना क्वाड्रिप्लेजिया। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आता है एम्पाइमा। एम्पाइमा का मतलब होता है कि जिस प्रकार से हम लोग एम्फाइसमा देखे हैं तो वहाँ पे एयर जो है एल्वोली में अधिक भरने से जो होता है वहाँ पे विस्तारित हो जाता है, किसका? फेफड़े का। समझ गए? यहाँ पे अब होता है एम्पाइमा में क्या होता है कि एम्पाइमा में जो प्लूरल कैविटी है, जो आपका फेफड़ा गुहा है, जहाँ पे आपका फेफड़ा है, उस प्लूरल कैविटी में किसी भी तरीका का पस बन जाना, समझ गए? वो जो है आपका क्या कहलाता है? एम्पाइमा कहलाता है। जैसे समझिए, ठीक है, जैसे समझिए कि व्यक्ति में क्या है? ये व्यक्ति का ये क्या है? लंग है। समझ गए? व्यक्ति का ये लंग है। एक लंग एक साइड होता है और फिर जो है एक लंग जो है क्या है? आपका एक इस साइड है। समझ गए?
अब ये लंग है, समझिए दोनों लंग जो है अपने अपने गुहा में है, समझ गए, एक प्लूरल कैविटी है, ठीक है, समझ गए। अब ये जो प्लूरल कैविटी है इसमें इस प्रकार से जो है मवाद भर जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पाइमा बोलते हैं, एम्पाइमा बोलते हैं। इसमें मवाद भर जाएगा प्लूरल कैविटी में तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पाइमा बोलते हैं, ठीक है। पस मतलब मवाद, इसके अंदर में जो है होता है एल्वोली। एल्वोली में अगर एयर भर जाए और वो एयर विस्तारित करे फेफड़ा को तो उसे हम लोग एम्फाइस्मा कहते हैं, समझ गए। चलिए लास्ट आता है क्वेश्चन कि पल्स प्रेशर क्या है। पल्स प्रेशर का मतलब समझ रहे हैं, नाड़ी दाब। नाड़ी दाब का मतलब क्या होता है कि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और जो डायसिस्टोलिक प्रेशर है, इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या होता है, नाड़ी दर होता है, समझ गए ना। जैसे समझिए नाड़ी दर जैसे कोई व्यक्ति का अगर जो है सिस्टोलिक दाब 130 है, 130 है, समझ गए, और किसी का डायसिस्टोलिक दाब 70 है, समझ गए। तो ये जो होता है ये आपका एक नॉर्मल बीपी है। अब ऐसे में इस दोनों के अंतर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो व्यक्ति में जो पल्स प्रेशर होगा वो नाड़ी दाब जो होगा वो 60 होगा, समझ गए। तो ये जो है दोनों के बीच के अंतर को पल्स प्रेशर कहते हैं, समझ गए चीज़ को। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको इस 25 मिनट के वीडियो में एक एक चीज़ आपको समझ में क्लियर आया होगा इस 30 वर्ड में। इसी प्रकार से चाहते हैं कि आप लोग को वीडियो मिले यूजफुल नॉलेजफुल, तो जो है आपको हर एक सब्जेक्ट में जो है मिलता रहेगा, हर एक वर्ड हर एक चीज़ क्लियर करके, समझ गए। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चाहे जहाँ भी हैं शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। ये हिंदी इंग्लिश दोनों वाले के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, धन्यवाद।